न्यू मंथन क्लासेस की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आप इस वीडियो का लाभ उठाएं, इस वीडियो को देखें और इससे लाभ उठाएं और सफल हो। न्यू मंथन क्लासेस ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रही है। बीपीएससी टीचर के लिए उसका फी है 500 रुपये। इसके साथ साथ बीपीएससी है, आपको तैयारी करना है ऑनलाइन। बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, सेंट्रल एसएससी, अन्य जो भी एग्ज़ाम है उसका तैयारी ऑनलाइन न्यू मंथन क्लासेस की ओर से कर सकते हैं। आप मंथन ऐप से जुड़े और जो ऑनलाइन क्लास की सुविधा है उससे लाभ उठाए। आप आज हम लेकर के आए हैं बीपीएससी टीचर के लिए TRE 4.0 के लिए। उसमें है SCERT है क्लास 6 का पूरे बुक से, यह MCQ है। आप इसका यदि क्वेश्चन हल कर लेते हैं, सुन लेते हैं, वीडियो से जुड़ते हैं, सुनते हैं, तो आपको लगभग पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। अर्थात एक वीडियो में ही आप क्लास 6 का पूरे चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बंगाल के लोग की मुख्य भोजन क्या है? ऑप्शन है ए में लिट्टी चोखा, बी में पाव, सी में चावल तथा मछली, डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं है। अब आप जानते होइएगा जो लिट्टी चोखा है वह बिहार का है, तो यह आंसर नहीं होगा। पाव कहाँ खाई जाती है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में खाई जाती है, महाराष्ट्र की मुख्य भोजन है। चावल मछली कहाँ है? तो आपका पश्चिम बंगाल में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा आपको। अर्थात बंगाल के लोग की मुख्य भोजन है चावल तथा मछली। इसी तरह से और आप देख लीजिए, डोसा है, डोसा, इडली, ये सब कहाँ का मुख्य भोजन है? साउथ इंडिया का है। ठीक है, तो इस तरह से लिट्टी चोखा बिहार का हो गया, पाव महाराष्ट्र का हो गया, चावल तथा मछली पश्चिम बंगाल की मुख्य भोजन है, तो आंसर सी हो जाएगा। और एक्स्ट्रा याद कर लीजिए, डोसा और इडली मुख्य भोजन कहाँ का है? तो साउथ इंडिया का है, जो 5 स्टेट है साउथ इंडिया में उसका है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का मुख्य उत्सव क्या है? आप जानते हो कि महाराष्ट्र का मुख्य उत्सव गणेश उत्सव है, तो आंसर हो जाएगा ए। बी में ऑप्शन है ओणम। ओणम आपका केरल में मनाई जाती है। पोंगल आपका तमिलनाडु में मनाई जाती है। ये हर एक राज्य में मनाया जाने वाला अलग अलग त्योहार आपका है। फिर बिहू यदि आप जानते होइएगा या नहीं जानते तो जान लीजिए, आसाम में मनाई जाती है, आसाम में। इसी तरह से बिहार में देखिएगा, बिहार का मुख्य त्योहार क्या है? छठ है। यह जान करके रखिए, आपको बिहार का एग्जाम देना है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, गणेश उत्सव। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा बिहार में बोली जाती है? तो आप लोग जानते होइएगा, बिहार में भोजपुरी बोली जाती है। ऑप्शन ए में भोजपुरी है। फिर मगही बोली जाती है, फिर मैथिली बोली जाती है। 2 अन्य भाषा है, अंगिका और वज्जिका। तो ऑप्शन है ए भोजपुरी, बी मगही, सी मैथिली। 5 भाषाएं बोली जाती है बिहार में, भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, वज्जिका। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। यह क्लियर है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, संविधान के 8वें अनुसूची में बिहार के भाषा को शामिल किया गया है। तो बिहार की जो भाषा है भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है, अंगिका है, वज्जिका है। तो इसमें किस भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो आपको आंसर हो जाएगा मैथिली। भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया है, मगही को शामिल नहीं किया गया है,
अंगिका शामिल नहीं है, बज्जिका शामिल नहीं है। इस तरह से आंसर होगा मैथिली होगा। फिर एक और इसमें जान लीजिएगा, संविधान के जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषा शामिल है। ये याद करके रखिएगा, 22 भाषाएं को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक मध्यम किसान के पास कितना एकड़ जमीन होता है? तो पहले किसान कितने प्रकार के होता है यह समझ लीजिए। किसान को हम लोग फार्मर्स को 3 भाग में बांट के देखते हैं। एक बड़ा किसान, दूसरा है मध्यम किसान, तीसरा है सीमांत किसान, मार्जिनल फार्मर्स। सीमांत किसान, इसके लिए जो आपका SCERT क्लास 6 में है, जो भूमि के द्वारा जो डिवीजन किया गया है वो 15 एकड़ से अधिक जिसके पास है उसको बड़ा किसान कहा जाता है, या किसी किसी के पास 30-40 एकड़ भी जमीन होता है। 1 एकड़ में जानते हैं 30 कट्ठा या 32 कट्ठा होता है, 1 बीघा में 20 कट्ठा जमीन होता है। मध्यम किसान के पास 5 एकड़ जमीन और सीमांत किसान के पास 1 एकड़ जमीन। अब ये डेटा आपके सामने में है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन, सीमांत किसान के पास कितना भूमि होता है? ऑप्शन ए में है 1 एकड़, बी में है 2 एकड़, सी में है 3 एकड़, और इसका आंसर हो जाएगा तब 1 एकड़ हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से एक बड़ा किसान के पास कितना जमीन होता है तो पहले बतला चुके हैं। ए में है 15 एकड़ से अधिक, 10 एकड़ से अधिक, 5 एकड़ से अधिक, और डी में है उपर्युक्त में से 1 से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा, अब पहले बतला चुके हैं आपको हम कि 15 एकड़ से अधिक वाले किसान, जिसके पास 15 एकड़ से अधिक जमीन है वो होता है, वो बड़ा किसान कहलाता है। किसी किसी के पास 30 से 40 एकड़ जमीन भी होता है। ये सब आपके किताब का चीज है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कृषक मजदूर किसे कहते हैं? जो फार्मिंग लेबर किसको कहते हैं? ऑप्शन में है जो कृषि में मजदूरी के रूप में कार्य करते हैं, जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं होता है, जो मजदूर अपने खेतों पर कार्य करते हैं। तो इसका आंसर जो मजदूर कृषि में कार्य करते हैं वो कहलाते हैं, और जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं होता है, अर्थात आंसर हो जाएगा डी, अर्थात ए और बी सही है इसमें है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। आप लोग शहर में देखते होइएगा, गांव में भी अब इस तरह से कल्चर चला गया है। शहर में देखते होइएगा, वेंडर का नाम सुने होइएगा इंग्लिश में, उसको फुटपाथी भी कहा जाता है। जो सड़क किनारे अस्थायी दुकान लगाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है फुटपाथी, बी में रेहड़ी वाला, सी में है पटरी वाला, डी में है ऑप्शन उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये जो वेंडर होते हैं उसी को फुटपाथी भी दुकानदार कहा जाता है, जो सड़क किनारे लगाता है, और रेहड़ी वाला भी कहा जाता है और पटरी वाला भी कहा जाता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी। एक चीज और इसमें से यह जुड़ा हुआ है कि जो वेंडर होते हैं या फुटपाथी, रेहड़ी या पटरी वाला दुकान होता है, उसके साथ क्या समस्या है? उसके साथ समस्या होता है कि अस्थायी दुकान होता है, और यह प्रशासन के द्वारा कभी भी इसको हटाया जा सकता है। इसलिए यह समस्या होती है कि कभी भी प्रशासन आकर के हटा सकती है, तो यह इसके साथ समस्या है। और दूसरा क्या है कि इसके लिए क्या उस समस्या से, उस जो समस्या है, जो प्रशासन के द्वारा जो समस्या झेलना पड़ता है इस वेंडर को,
वो समस्या दूर कैसे होगा? तो एक वेंडर जोन बना करके, जहाँ पर ये फुटपाथी है, रेहड़ी है, पटरी वाला है, उसको यदि वहाँ पर जगह दे दी जाए तो उससे यह समस्या दूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सरकारी कर्मचारी के संबंध में सत्य है। मालिक, सरकारी कर्मचारी का मतलब जानिए रहे हैं, अस्थायी कर्मचारी है। जो सरकारी कर्मचारी है अस्थायी कर्मचारी है। अस्थायी कर्मचारी का विशेषता क्या होता है? उसको नियमित वेतन मिलता है, यह भी सही है। रविवार को अवकाश मिलता है, छुट्टी मिलता है, यह भी सही है। सी में है, सरकार एक सीमा तक चिकित्सा की सुविधा भी देती है, यह भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो एक चीज और जान लीजिए, जो सरकारी कर्मचारी दो तरह को, जो कर्मचारी है उसको जो यदि बांटिएगा, जो आपके किताब में है, एक अस्थाई हो गया, अस्थाई हो गया, फिर इसी तरह से आप मेड होती है जो घरों में घूम घूम काम करती है, फिर दिहाड़ी मजदूर हो गया आपका, दिहाड़ी मजदूर पर डे रोजगार की तलाश करता है, मेड है घर में, ये सब अस्थाई में आता है। अस्थाई कर्मचारी में आपका आ जाएगा मेड, दिहाड़ी मजदूर, किसी दुकान में कार्य करने वाला, तो स्वाभाविक है कि जो अस्थायी कर्मचारी होता है उसको नियमित वेतन नहीं मिलता है। अवकाश भी कोई निश्चित नहीं है कि अवकाश मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होता है। यह अस्थायी कर्मचारी की विशेषता है। तो यह भी आपसे पूछ सकता है कि अस्थायी कर्मचारी की क्या समस्या है। तो नियमित वेतन नहीं मिलता है, अवकाश की सुविधा अधिकांशतः नहीं होती है, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होता है। ये सब अस्थायी कर्मचारी की विशेषता होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है, वस्तु विनिमय प्रणाली में विनियम के रूप में विनिमय अर्थात एक्सचेंज के रूप में किसे उपयोग किया जाता है? अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली को इंग्लिश में बार्टर सिस्टम कहा जाता है। इसमें क्या है कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु खरीदी जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय के रूप में, एक्सचेंज के रूप में एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु खरीदी जाती है, इसलिए इसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। अब मुद्रा विनिमय में मुद्रा का उपयोग किसी वस्तु के खरीदने के लिए किया जाता है, इसलिए उसको मुद्रा विनिमय प्रणाली कहा जाता है। आज सभी जगह मुद्रा विनिमय प्रणाली लागू है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राचीन भारत में सबसे पहले किस धातु की मुद्रा बनाई गई थी? तो चांदी हो जाएगा, जो कसारपन है वह चांदी का था। क्वेश्चन नंबर 13 में है, मध्यकाल में शेरशाह का शेरशाह ने सबसे पहले एक मानक रुपया नामक सिक्का जारी किया था। क्वेश्चन है कि मध्यकाल में शेरशाह का रुपया किस धातु से निर्मित था? तो किस धातु का बना हुआ था? तो चांदी का था। यह हिस्ट्री से जो भी एग्जाम देंगे, कोई भी एग्जाम दे वो तो यह जान ले कि शेरशाह ने ही चांदी का सिक्का चलाया, वह मानक सिक्का था, जो बाद में उसको फॉलो किया मुगल काल में भी, बाद के कालों में भी। तो शेरशाह के जो चांदी का सिक्का था उसको रुपया कहा गया था। तो आंसर हो जाएगा बी, अर्थात चांदी। ऑप्शन नंबर 14 है, मुगल कालीन मुद्रा के संबंध में सत्य है। तो मुगल काल ऑप्शन ए में है, सोना को मुहर कहा जाता था, मतलब सोना से बने मुद्रा को मुहर कहा जाता था। तांबा से बने सिक्का को दाम कहा जाता था। चांदी से बने सिक्का को
रुपया कहा जाता था। तो इसका मतलब है ए सही है, बी सही है, सी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका। यह भी सभी लोग याद करके रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में कागजी मुद्रा जारी किया जाता है, अर्थात भारत में जो हम लोग पेपर करेंसी है उसको जारी कौन करता है भारत में? तो आरबीआई जारी करती है। आप जो भी देखते हैं 10, 20, 50 है, 100 है, 200 है, 500 है वर्तमान में, तो याद रखिएगा आरबीआई जो रुपया जारी करती है पेपर का, पेपर मनी, या वो आपका हो गया 10 रुपया का, 20 रुपया, फिर 50 रुपया, 100 रुपया, 200 और 500। ऑप्शन था भारत सरकार नहीं होगा, सी वित्त विभाग, फिनांस डिपार्टमेंट, यह भी सही नहीं है। पहले आप जानते होइएगा, एग्जाम दिए होइएगा बीपीएससी का, तो पहले बहुत बार पूछता था कि 1 रुपया कौन जारी करता है? 1 रुपया का जो कागजी मुद्रा था, तो वित्त विभाग जारी करता था, वित्त मंत्रालय जारी करता था। अब 1 रुपया का जो कागजी मुद्रा है वह उसको इशू नहीं किया जाता है, उसको निर्गत नहीं किया जाता है। तो आपसे यदि पूछा है क्वेश्चन में कि भारत में कागजी मुद्रा जारी किया जाता है तो किसके द्वारा? तो आरबीआई के द्वारा। कितना कितना का निकालता है? तो 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 और 500। क्वेश्चन नंबर 16 है, पत्र मुद्रा से, पेपर मनी से क्या लाभ होता है? ये है आपका संचय करना आसान होता है, अर्थात स्टोर करने में आसान होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में आसानी होती है, यह भी सही है। वस्तु के मूल्य निर्धारण में आसानी होती है, यह भी सही है, अर्थात ये भी सही है, बी सी सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। जो विशेषता या जो लाभ पत्र मुद्रा से मिलता है वह लाभ धातु मुद्रा से नहीं मिलता है। यही आपसे यदि पूछ देगा कि धातु मुद्रा से क्या क्या परेशानी होती है, तो उसको संचय करना आसान नहीं होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में परेशानी होती है, और वस्तु के मूल्य निर्धारण में भी परेशानी होती है, क्योंकि घिस जाता है कुछ दिनों के बाद, जो धातु मुद्रा है वह घिस जाता है। इसलिए इसका जो विशेषता है पत्र मुद्रा का, वही उसका डिमेरिट हो जाएगा धातु मुद्रा का। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से कौन प्लास्टिक मनी है आप यूज करते हैं? एक है डेबिट कार्ड, दूसरा है क्रेडिट कार्ड, सी है पत्र मुद्रा, तो आंसर होगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अर्थात डी हो जाएगा आंसर। उपयुक्त में से एक से अधिक। एटीएम भी पढ़ना है आप लोग को, एटीएम सा क्रेडिट कार्ड। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसका फुल फॉर्म होता है एटीएम का। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 का, सरकार का क्या कार्य है? तो सरकार का कार्य क्या है, गवर्नमेंट का क्या कार्य है? वह निर्णय लेती है, ये ऑप्शन है, यह सही है। बी है वह सामाजिक कार्य भी करती है, जैसे आपके लिए सड़क बनाती है, बिजली की सुविधा देती है, हॉस्पिटल बनाती है, स्कूल बनाती है, ये सब सामाजिक कार्य में आता है। तीसरा है देश की सीमा की सुरक्षा करना, यह भी सही है, ये भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका। फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 है, सरकार कितने प्रकार की होती है? तो सरकार ऑप्शन ए में है 1, बी में 2 है, सी में 3 है। आपके किताब में सरकार का जो प्रकार बताया गया है वह 3 तरह का होता है। एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार, तीसरा है स्थानीय सरकार, अर्थात लोकल गवर्नमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 20 है, मतदान द्वारा जनता के द्वारा चुनी गई सरकार क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है राजतंत्र, ऑटोक्रेसी, बी है लोकतंत्र है, सी है स्वतंत्र,
डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र हो जाएगा। लोकतंत्र में जनता के द्वारा, जनता मतदान के द्वारा आप जो सरकार चुनती है उसी को लोकतंत्र कहा जाता है, डेमोक्रेसी कहा जाता है। राजतंत्र में राजा प्रमुख होता है और वह वंशानुगत शासन होता है, हेरिडिटरी होता है, इसलिए आंसर इसका क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व में सबसे पहले किस देश की महिला को वोट देने का अधिकार मिला था? तो ऑस्ट्रेलिया में 1902 में दिया गया था, अमेरिका में 1920 में और इंग्लैंड में 1928 में। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 22 है, लोकतंत्र सरकार के आधारभूत सिद्धांत क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है? तो ऑप्शन ए में है लोगों की भागीदारी, ऑप्शन बी है समस्या को समाधान करना, तीसरा है समानता तथा न्याय। यह ऑप्शन तीनों सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। अर्थात लोकतंत्र में क्या होता है, सरकार लोकतंत्र में जनता वोट देकर के सरकार को चुनती है और अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार में भागीदारी निभाती है। साथ ही साथ सरकार के कार्यों का आलोचना भी करती है जनता समय समय पर, उसके निर्णय के खिलाफ में धरना प्रदर्शन भी देती है। इस तरह से वह भागीदारी निभाती है। सरकार क्या करती है कि समस्याओं का, यदि कोई भी समस्या आंतरिक एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जल संबंधी हो या सीमा संबंधी है, उसका समाधान करता है। जनता के जो समस्या आती है उसका समाधान करता है। तीसरा है समानता तथा न्याय, वो अपने राज्य में केंद्र सरकार या सरकार, लोकतंत्र में सरकार सभी लोगों को समान अधिकार देती है तथा समान न्याय प्रणाली की सुविधा प्रदान करती है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में सरकार कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो ऑप्शन है ए 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन ए होगा, अर्थात 5 वर्षों के लिए चुनी जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जनता किस प्रकार सरकार पर नियंत्रण करती है? तो चुनाव के समय, ऑप्शन ए में है चुनाव के समय अर्थात वोट दे करके, बी है सरकार के कार्यों की आलोचना करके, फिर सी है धरना प्रदर्शन द्वारा, तो डी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 25 है, लोकतांत्रिक सरकार लोक कल्याणकारी कार्यों के द्वारा किस मूल्य को बढ़ावा देती है? अर्थात डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होता है, जो वेलफेयर का कार्य करती है, उसके द्वारा किस डेमोक्रेसी किस वैल्यू को बढ़ावा देती है? वो स्वतंत्रता का अर्थात फ्रीडम का, समानता का, इक्वालिटी का, न्याय, जस्टिस और फ्रेटर्निटी, अर्थात तीनों ए बी सी जो ऑप्शन है वह तीनों आंसर होगा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 26 है कि बीएलओ का क्या कार्य है? अर्थात इसका फुल फॉर्म है बूथ लेवल ऑफिसर। ठीक है। इसका ऑप्शन ए में है मतदाता सूची में लोगों का नाम जोड़ना, बी में आपका है मतदाता सूची में महिलाओं का नाम जोड़ना, सी ऑप्शन में है मतदाता सूची में विवाहों का नाम जोड़ना, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए, मतदाता सूची में लोगों का नाम जोड़ना, उसमें सभी वर्ग चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, बिहार में एक पंचायत के गठन के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो कम से कम बिहार में पंचायत के गठन के लिए 7,000 की जनसंख्या होनी चाहिए और इसमें एक से अधिक गांव शामिल होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, इनमें से किसे जनता ग्राम पंचायत में चुनाव नहीं करती है? तो आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत में जो चुनाव होता है उसमें जनता किसको चुनती है? मुखिया को, वार्ड काउंसलर को, पंचायत समिति के सदस्य, को चुनती है। चौथा है आपका है जिला परिषद के सदस्य,
जिला परिषद के सदस्य। अब ये चारों को चुनती है। ऑप्शन है उप मुखिया, तो उप मुखिया का जो चुनाव वार्ड काउंसलर के द्वारा किया जाता है, ठीक है, वार्ड काउंसलर के द्वारा चुनाव किया जाता है, तो यह आंसर गलत है। ऑप्शन बी है पंचायत सचिव, तो पंचायत सचिव किसका प्रतिनिधि होता है, तो सरकार का प्रतिनिधि होता है, तो ए भी ऑप्शन गलत है, बी भी ऑप्शन गलत है। सी में है मुखिया, तो मुखिया का चुनाव जनता करती है, इसलिए सी आंसर सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात आंसर डी हो जाएगा। अर्थात उप मुखिया का चुनाव जनता नहीं करती है और पंचायत सचिव को नियुक्त कौन करता है पंचायत में, तो सरकार करती है, या सरकारी कर्मचारी होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पंचायत सचिव को ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव को कौन नियुक्त करता है, सरकार, मुखिया, ग्राम सभा। तो पहले ही बतला चुके हैं, पंचायत सचिव सरकार का प्रतिनिधि होता है और सरकार ही उसको नियुक्त करता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सरकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव का क्या कार्य है, ग्राम सभा का बैठक बुलाना, यह भी सही है। ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, ग्राम सभा का बैठक बुलाना ए में है, ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना सी में रिकॉर्ड रखना, तो ये सही है, बी सी, इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ग्राम पंचायत में इनमें से किस वर्ग को आरक्षण दिया जाता है, एसी को दिया जाता है, एसटी को दिया जाता है, महिला को दिया जाता है, इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, डी। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 है, ग्राम पंचायत की आय का साधन क्या है, इनकम का सोर्स क्या है, अनुदान अर्थात ग्रांट्स, बी है टैक्स, सी है चंदा, तो चंदा नहीं, चंदा ये ऑप्शन गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात अनुदान और कर ग्राम पंचायत की आय का साधन है। क्वेश्चन नंबर 33 है, पुलिस थाना के संबंध में सत्य है, पुलिस थाना के संबंध में क्या सत्य है। पहला ऑप्शन है प्रत्येक पुलिस थाना का एक क्षेत्र होता है, यह भी सही है। ऑप्शन बी में है अपने क्षेत्र की घटना दर्ज करता है, यह भी सही है। फिर घटना का जांच पड़ताल करता है, यह भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी जो है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह सही होगा। अर्थात प्रत्येक पुलिस थाना का जो कार्य क्षेत्र होता है एक निश्चित क्षेत्र तक होता है। दूसरा कार्य अपने क्षेत्र की घटना का दर्ज भी करता है, एफआईआर भी करता है। सी है घटना का जांच पड़ताल भी करता है। इस तरह से यह तीनों ऑप्शन सही है, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, 34 है, हल्का कर्मचारी का अन्य नाम क्या है, तो पटवारी है, लेखापाल है, लेखापाल, सी है कानूनगो, अर्थात अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग नाम है। बिहार में इसका नाम राजस्व कर्मचारी के रूप में आप लोग जानते होइएगा, लेकिन आपके किताब में हल्का कर्मचारी शब्द का यूज किया गया है। समान रूप से हम लोग राजस्व कर्मचारी जानते हैं, लेकिन किताब में आपका क्लास 6 में हल्का कर्मचारी शब्द का यूज है और इसी का अलग अलग नाम है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 35 में 35 इनमें से कौन सरकारी कर्मचारी है, मेयर, उप मेयर, हल्का कर्मचारी। तो आप जानते हैं कि जो नगर निगम में मेयर, उप मेयर, पहले जो व्यवस्था था 74वां संविधान संशोधन के तहत, इसमें मेयर और उप मेयर, मेयर और उप मेयर का चुनाव वार्ड काउंसलर करता था, वार्ड पार्षद करता था। बाद में 2023 में जो अब 2023 से यह व्यवस्था किया गया है कि अब बिहार में, बिहार की बात कर रहे हैं, 74वां संविधान में यह है
संविधान संशोधन में व्यवस्था है कि मेयर का वार्ड काउंसलर चुनेगा, उप मेयर का चुनाव वार्ड पार्षद करेगा, वार्ड काउंसलर करेगा। लेकिन बिहार में यह व्यवस्था कर दिया गया है 2023 से, अब मेयर का भी चुनाव कौन करेगा? जनता करेगी। उप मेयर का भी चुनाव कौन करेगी? जनता करेगी। यदि आपका 74वां से संविधान संशोधन से पूछता है तो आंसर क्या है? मेयर जान लीजिएगा वार्ड काउंसिल चुनाव करेगा, उप मेयर वार्ड काउंसिल। लेकिन बिहार में भी पूछता है तब जनता करती है। तो इसमें हल्का कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी है, तो मेयर और उप मेयर दोनों ऑप्शन गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 36 है, 36वां है, हल्का कर्मचारी का हल्का कर्मचारी क्या कार्य करता है? तो ऑप्शन ए में है जमीन का लेखा जोखा रखता है, यह भी सही है। भूमिकर जमा करवाता है, यह भी सही है, जो आप रसीद करवाते हैं। सी है वह फसल सर्वेक्षण करता है, यह भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, जमीन के मापने वाले यंत्र को क्या कहाता है? वो जानते हैं कि जरीब है वह। आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, 38वां है, पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1952 में की गई थी। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, नगर निगम का प्रधान क्या कहलाता है? तो आपका मेयर कहलाता है, उप मेयर उसका सहायक होता है। नगर आयुक्त क्या है? यह सरकार के प्रतिनिधि होता है। और नगर निगम में यह आईएएस होता है। आईएएस नगर आयुक्त के रूप में कार्य करता है, अर्थात सचिव के रूप में कार्य करता है। तो आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, नगर निगम में कार्य का संचालन कौन करता है? तो ओवरऑल देखिएगा इसका आंसर मेयर के अधीन होता है। तो आंसर हो जाएगा ए, नगर आयुक्त नहीं होगा, क्योंकि नगर आयुक्त उसके मेयर के सचिव के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए आंसर इसका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 41 अर्थात 41 है, नगर निगम तथा ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है, कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? तो आप जानते हैं 5 वर्ष के लिए होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, 42 है, नगर निगम के आय का साधन क्या है? तो ऑप्शन में ए है अनुदान, ग्रांट्स। ऑप्शन बी में है कर, टैक्स। ऑप्शन सी में है चंदा। चंदा गलत है, चंदा मांगना गलत है। चंदा के द्वारा चंदा आय का साधन नहीं होता। आय का साधन क्या है? अनुदान है और कर है। पढ़े होइएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 43 है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो आप जानते होंगे पंचायती राज से है और नगर पालिका से। 74वां है पंचायती राज में। आप जान रहे हैं पंचायती राज 1992 में पंचायती राज अधिनियम या 73वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया था, 1993 में इसे लागू किया गया। फिर 74वां भी 1992 में लाया गया, 1993 में इसे लागू किया गया। ये याद करके रखिएगा। पंचायती राज में कितने विषय पर अधिकार दिया गया पंचायत को? 29 विषय पर। नगरपालिका 74, नगरपालिका में कितना विषय पर दिया गया? 18 विषय पर। इसलिए 43वां का है 73। वह संविधान किससे संबंधित है? संविधान संशोधन किससे संबंधित है? संशोधन किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। और इसे 1992 में लाया गया था, 1993 में लागू किया गया और इसमें 29 विषय शामिल है। क्वेश्चन नंबर 44 है, 44 है, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो आप अभी बतलाया है नगरपालिका से है। इसे भी 1992 में लाया गया था, 1993 में लागू किया गया। इसके अंतर्गत 18 विषय है और इसका 3 भाग है। पंचायती राज भी त्रिस्तरीय है, अर्थात त्रिस्तरीय इसका स्वरूप है। यह बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर आधारित है। बलवंत राय मेहता, ठीक है।
बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की गई है। नगर पालिका का भी 3 पार्ट है, नगर परिषद, नगर पंचायत सबसे नीचे लेवल पर, नगर पंचायत कस्बा लेवल पर, मध्यम स्तर पर नगर परिषद, और नगर में नगर निगम होता है। बिहार में नगर निगम की कुल संख्या 19 है, ये याद करके रखिएगा। इस तरह से क्लास 6 में जो चैप्टर है, जितने चैप्टर है उसमें से ये सारा क्वेश्चन को अरेंज किया गया था। इस वीडियो को देखें और इससे लाभ उठाएं। फिर इसमें 2 चैप्टर और है जो आपका समान शिक्षा से रिलेटेड है, उसके लिए भी आपको वीडियो बना दिया जाएगा, उससे भी लाभ उठाइएगा आप। फिर से एक बार आपको रिकॉल कराया कि न्यू मंथन क्लासेस के मंथन ऐप से ऑनलाइन क्लास के लिए जुड़े। बीपीएससी के लिए, बीपीएससी टीचर के लिए, बिहार दरोगा के लिए, बिहार एसएससी, सेंट्रल एसएससी, अन्य जो भी एग्जाम है उसके लिए मंथन ऐप से जुड़ करके ऑनलाइन क्लास का लाभ उठा सकते हैं। एक बेहतरीन शिक्षा दी जाएगी, इससे आपको करियर में लाभ होगा। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।